बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 137 फ्रॉम 9th एडिशन रुक्स सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर एंड ट्यूबर लाइक कंडीशन। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है इसमें सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले कुछ जर्नल डिस्क्रिप्शन जो है मैं दे देती हूँ आप लोगों को, और इसी की बेसिस पे हमारे पास जो है हम आगे जो है इसको जो है वो स्टडी करेंगे। और इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आगे जितने भी हम सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स पढ़ेंगे उसमें वो सब में कुछ मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो सेम है। सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट होंगी, जो फिर मैं आपको जैसे जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में बताती जाऊंगी। सबसे पहले जो जर्नल डिस्क्रिप्शन में ये बात रखें कि जो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स होते हैं ये ऑरिजिनेट करते हैं डर्मस सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डीप सॉफ्ट टिश्यू से। इसका मतलब है कि इसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व नहीं होती है। एपिडर्मिस से नीचे के जितने स्ट्रक्चर्स है डर्मल ओरिजिन जो है ये होंगे। और जितने भी सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स होते हैं इनकी क्लिनिकली कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नो करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, नॉन स्पेसिफिक हैं। जितने हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होते हैं ये डर्मल या डीप सीडेड नोड्यूल्स की फॉर्म में जो है प्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन दैट कि कोई वेल डिमार्केटेड या इल डिफाइन आपको जो है वो मासेस मिलते हैं जो कि डीप डर्मस ओरिजिन होंगे या सबक्यूटेनस टिश्यू जो है वो ओरिजिन होते हैं। अब इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम, एक चीज इसमें यह है कि ये बिनाइन लीजन्स होते हैं। ठीक है, इनमें मलेग्नेंट यहाँ पे जैसे लिखा है मलेग्नेंट सॉफ्ट ट्यूमर आर्स रेयर होते हैं। मोस्टली क्या है ये जो है बिनाइन इन ओरिजिन होते हैं। और जो इनकी मलेग्नेंसी होती है वो डिपेंड करती है इनमें जो है कि ग्रेड जो है ग्रेडिंग के ऊपर, सेलुलर ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। वो डिफरेंट ट्यूमर का आगे हम जो है वो स्टडी करेंगे। अब इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि मोस्टली ये ट्यूमर्स जो होते हैं वो जो है मल्टीपल नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं, सोलेटरी मासेस होते हैं। अगर ये मल्टीपल होंगे तो सिंड्रोम लाइक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमा एंड प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाएगा। जितने हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर होंगे ये क्या है, बिनाइन नेचर के होते हैं। एक चीज आपने ये याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो इनका ओरिजिन होता है डर्मस से, सबक्यूटेनियस टिश्यू से, एंड डीपर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा वहां से ये ओरिजिनेट करेंगे। और सिक्स स्ट्रक्चर मेनली इनको जो है इनके कंपोनेंट इनको जो है फॉर्म करेंगे, वहां से इनका ओरिजिन होगा। लाइक डर्मिस में फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, न्यूरल एंड वेस्कुलर, मस्कुलर या एडिपोस टिश्यू से जो है इनका ओरिजिन जो है वो होगा। अब आज का जो मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना है उसमें फाइब्रस एंड मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर जो है उनके ओरिजिन हम पढ़ेंगे। और लास्ट के टू टॉपिक्स हम जो है फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टियोसाइट जो हैं उनसे उनके ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखने वाली ये है कि ये जो जितना लीजन जो होगा इसको हम दो में क्लासिफाइड करते हैं। इस पैराग्राफ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जितना सुपरफिशियल जो है लीजन होगा वो बिनाइन होगा। ठीक है, जो सुपरफिशियल आपका लीजन होगा, डर्मल रीजन होगा, वो बिनाइन होगा। जो डीप फेशिया से ओरिजिनेट करेगा वो आपका मलेग्नेंट ट्यूमर होगा। उनमें मलेग्नेंसी का चांस जो है वो ज्यादा होगा डीप फेशिया से जिनका ओरिजिन होगा। दूसरा, जितना साइज जो होगा वो ट्यूमर का छोटा होगा और जितना वो सुपरफिशियल लोकेटेड होगा, यानी डर्मल एंड सुपरफिशियल जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू से ओरिजिनेट करेगा, वो उनकी प्रोग्नोसिस उतनी गुड होगी। और जितना जो डीप जो है जिसका ओरिजिन होगा और जो है लार्जर इन साइज होगा तो उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो उतनी ही वर्स्ट प्रोग्नोसिस शो करेंगे। इसके अलावा क्या है कि मेलेग्नेंसी के जो इनके साइन होंगे, अगर माइटोसिस इंक्रीज होगी जो कि आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली माइटोटिक फिगर से पता चलेगा। और दूसरा ये है कि नेक्रोसिस या अल्सरेशन ऑफ द लीजन अगर होगी तो वो मेलेग्नेंट बिहेवियर को जो है वो शो करते हैं। देखिए, माइटोसिस एबनॉर्मल जो है माइटोटिक फिगर एंड नेक्रोटिक बोथ जो है वो एसोसिएट करते हैं मेलेग्नेंट बिहेवियर को। अब क्लिनिकली जैसे हमने कहा कि ये ट्यूमर्स जो होते हैं मोस्टली क्या है एक मासिस के तौर पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपने इसकी क्या करनी होती है, इनकी ट्रीटमेंट जितने ऑलमोस्ट हम आगे ट्यूमर पढ़ेंगे उनमें सबकी ट्रीटमेंट सेम होती है।
क्या ट्रीटमेंट हमने करना है? एक्साइज कर देना है ट्यूमर को। एक्सीजन करने के बाद हमने इन पेशेंट की जो सैंपल होगा उसे हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड साइटोजेनिक स्टडीज के लिए जो है हमने उसको सेंड करना है। ताकि क्यों हमने ये करना है? क्योंकि ये ट्यूमर हमें तो जो है इनसे हमें पता चलेगा ये ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट है या जो है वो बिनाइन ट्यूमर है, और फर्दर जो है उसके ट्रीटमेंट प्लान एंड फॉलो अप के लिए जो है वो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या है कि जितने भी हम सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर पढ़ेंगे तो इनका ओरिजिन डर्मस से है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से है, बिनाइन नेचर है। मासिस जो है ये सबक्यूटेनियस मास के तौर पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, और रेयरली जो है वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं। अब इसमें और जितने सुपरफिशियल होंगे उतना ही इनकी जो है गुड प्रोग्नोसिस होगी, जितना ये डीप सिचुएटेड होंगे तो उतनी ही इनकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस जो है वो होगी। अब सबसे पहले जो हम आज हमारा कंसर्न है वो फाइब्रस एंड मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर्स है। अब फाइब्रस और इनके फाइब्रस और जो है मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट नॉर्मली हमारी डर्मिस का सेल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन जो वो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फॉर्म करते हैं। अब मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं कि जब भी बॉडी में कोई स्ट्रेस होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी या कोई भी इंजरी होगी, तो ये फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंट जो है डिफरेंट की जो है प्रोड्यूस होंगे, केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो होगा ये इंजरी और इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रहा है, जो आके फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। एंड फाइब्रोब्लास्ट एक तो फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन इंक्रीज होगी, दूसरा फाइब्रोब्लास्ट जो है वो मायोफाइब्रोब्लास्ट में जो है वो कन्वर्ट होंगे। अब मायोफाइब्रोब्लास्ट सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट से नहीं फॉर्मेशन इनकी होती, जो एपिथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल है, फाइब्रोसाइट है, पेरिसाइट्स हैं, पेरीवेस्कुलर एडवेंटिशियल सेल्स है एंड स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये सब भी इंजरी के रिस्पॉन्स में मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इन जो ट्यूमर में है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट हमें जो है उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही होती है, जहाँ जिन इन ट्यूमर्स में सारे जितने ट्यूमर्स हैं उनमें फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो रही है। अब दूसरी बात यह है कि ये फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट अंडर द माइक्रोस्कोप कैसे दिखते हैं? तो ये मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इनका ब्लैंड जो है वो एजेस होते हैं, स्कैंटी पिंक साइटोप्लाज्म होगा, और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो मेनली जो है पेरी वेस्कुलर जो है वो होगा। अब इसमें जो पहला हमारे पास आ जाता है सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर में, ये फाइब्रस पेप्यूल ऑफ फेस की बात हो रही है। अब फाइब्रस पेप्यूल ऑफ फेस जो है एज इनका नेम शो है कि इसमें पेप्यूल बन रहे हैं, फेस पे बन रहे हैं, और जिनमें फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन में ही आपको पता चलेगा, स्मॉल फेशियल पेप्यूल विद फाइब्रोवेस्कुलर कंपोनेंट ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब क्या है मोस्ट कॉमन साइड इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें फाइब्रोवेस्कुलर कंपोनेंट है, और हिस्टोपैथोलॉजिकली हम जो है वो इनको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये वेरी कॉमन ट्यूमर है, मिडिल एज जो मेल है उसको जो है ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड होती हैं। पहले ये जो है वो सजेस्ट किया जाता था कि ये कंडीशन जो है माइलिनोसाइटिक नेवस का एक वेरिएंट है, लेकिन इसको मेलिनोसाइटिक नेवस से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? S100 प्रोटीन, जो S100 प्रोटीन होता है वो मेलिनोसाइटिक नेवस में पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव होगा नॉन मेलिनोसाइटिक प्रोलिफरेशन, जो कि ये फाइब्रस पेप्यूल ऑफ फेस के जो बनते हैं इनमें ये S100 नेगेटिव होगा। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज क्या है, ये S100 प्रोटीन नेगेटिव है। दूसरा ये है कि इसमें पैथोलॉजी इनकी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले कहा पैथोलॉजी में मोस्टली ये जो जितने लीजन्स हैं इनका डर्मल ओरिजिन है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो हम आगे भी पढ़ेंगे ट्यूमर्स, इनमें एपिडर्मस जो होती है वो नॉर्मल होगी, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जितना सुपरफिशियल लीजन होगा यानी डर्मस में है एंड सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर लीजन प्रेजेंट है तो उसके अबव जो एपिडर्मस होगी उसमें क्लियर सेल ओवरलाइनिंग जो है वो इंक्रीज होती है, यानी
हाइपरप्लेजिया या हाइपरकेराटोसिस एक्यांथोसिस जो है सिर्फ लीजन के अबव एपिडर्मिस में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एपिडर्मिस में कोई चेंजेस नहीं आती, एपिडर्मिस नॉर्मल होती है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें डर्मल चेंजेस होती हैं। अब डर्मिस में क्या चेंज होगी, डर्मल में क्या होगा, जैसे हमने कहा ये फाइब्रोवेस्कुलर इसमें चेंजेस हैं। इसमें फाइब्रोब्लास्ट की जो है इंक्रीज होंगे इन नंबर। फाइब्रोब्लास्ट या हिस्टियोसाइट लाइक अपेयरेंस, जैसे देखें देयर इज अ इंक्रीज सेलुलरिटी विद मोनो एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड हिस्टियोलाइट अपेयरेंस। अब हिस्टियोसाइटिक लाइक अपेयरेंस क्या होंगी, हिस्टियोसाइट जो होते हैं इनकी ओवल शेप सेल्स होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जबकि जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो स्पिंडल शेप सेल्स होंगे। या तो स्पिंडल शेप सेल्स होंगे या ओवल शेप सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। साथ में क्या होगा कि जहरी बात है, जब फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज होगा, फाइब्रोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करवाता है, कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है। और कोलेजिन जो होता है वो अंडर द माइक्रोस्कोप जहां पे कोलेजिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हाइलिनाइज्ड अपीयरेंस जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज होंगे जिसकी वजह से इंक्रीज कोलेजिन होगा डर्मिस में और हाइलिनाइज्ड अपीयरेंस शो करेगा। ठीक, और उसके अंदर स्कैटर्ड जो है डायलेटेड वेस्कुलर चैनल्स होते हैं। तो इसमें तीन चीजें आपको जो है हिस्टोपैथोलॉजी में दिखने में आएंगी। क्या होगा, फाइब्रो जो है सेल्स सेलुलरिटी इंक्रीज होगी, कोलेजन इंक्रीज होगा जो कि हेलिनाइज्ड अपीयरेंस देगा, साथ में जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेटेड जो है वो प्रेजेंट होंगी। सम लीजन में जो है वो एपिथेलॉइड और क्लियर सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रेनुलर सेल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट इसका फीचर क्या है कि डायलेटेड कैपिलरीज होंगी। ये हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो हर ट्यूमर की इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस पे डायग्नोसिस होगा और साइट की जो है कौन सी साइट पे लीजन प्रेजेंट है। बाकी जो इनमें जो है आपकी ट्रीटमेंट है वो सब में सेम है कि आपने एक्सरसाइज ही करना है। ठीक है, अब इसमें पहली चीज आ जाती है कि इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी लोकेशन है। जैसे ये जो फाइब्रस पेप्यूल ऑफ द फेस है, ये नोज पे जो है कॉमन साइड इसकी नोज है। नोज के अलावा फोरहेड, चीक्स, चिन एंड नेक पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। डोम शेप्ड जो है स्लोली ग्रो पेप्यूल्स होते हैं एंड स्किन कलर्ड होते हैं, स्लाइटली रेड और पिगमेंटेड भी हो सकते हैं। मोस्टली एसिम्टोमेटिक है, कोई पेन नहीं है, लेकिन 1/3 ऑफ द जो केसेस होते हैं उन पे माइनर ट्रोमा जो है वो ब्लीडिंग जो है वो कॉज करवा सकता है। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इंट्राडर्मल मेनिनोसाइटिक नेवस, जिसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, S100P प्रोटीन जो है स्टेन से, जो कि इसमें नेगेटिव होगा, और इंट्राडर्मल मेलिनोसाइटिक नेवस में पॉजिटिव होगा। और लीस्ट लाइकली बेसल सेल कार्सिनोमा इसके डीडी में आ सकता है, लेकिन बेसल सेल कार्सिनोमा में फिर अदर चेंजेस होंगी। माइक्रोस्कोपिकली हमें पास जो है वो चेंजेस मिलेंगी, और क्लिनिकली जो बेसल सेल कार्सिनोमा होंगे इस पे जो है टेलेंजिक्टेजियाज होते हैं और इनके थ्रेडी बॉर्डर जो है वो प्रेजेंट होंगे। मैनेजमेंट सारे जितने ट्यूमर्स हैं उनमें मैनेजमेंट एक ही है कि हमने इन्हें एक्साइज करना है। अब इसमें ये सुपरफिशियल है, डर्मल इन्वॉल्वमेंट है, तो आप शेफ बायोप्सी जो है इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है सटोरी फॉर्म कोलेंजिनोमा। सटोरी फॉर्म कोलेंजिनोमा जो है इसमें नेम शो कर रहा है कि इसमें कोलेजिन इंक्रीज होंगे और उनकी अरेंजमेंट इन स्टोरी फॉर्म पैटर्न में होंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी बिनाइन लीजन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इसका एसोसिएशन होता है कॉर्डन डिजीज के साथ, और P10 जो है इसमें म्यूटेशन होती है। अब P10 हमारे पास नॉर्मली क्या है, P10 जो है ये रेगुलेट करता है सिग्नल ऑफ मल्टीपल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सच एपोप्टोसिस को जो है मेंटेन करने में, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल और सेल प्रोलिफरेशन को मेंटेन करने में P10 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी P10 जीन की म्यूटेशन होती है तो लॉस ऑफ फंक्शन होगा। एज अ रिजल्ट P10 की म्यूटेशन से हाइपर एक्टिविटी होती है mTOR पाथवे की, और ये mTOR पाथवे जो होता है ये प्रोलिफरेशन, ट्यूमर प्रोलिफरेशन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या होगी, इनहिबिट हो जाएगी एंड प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सटोरी फॉर्म कोलिजिनोमा फॉर्मेशन होती है, और कॉर्डिन डिजीज के साथ इसका एसोसिएशन है। इसमें ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीजें वही हैं जो पिछले हमने ट्यूमर पढ़े और बाकी ट्यूमर्स में कॉमन है। क्या है कि ये सटोरी फॉर्म कोलिजिनोमा फाइब्रस हाइपोसेलुलर क्यूटेनस लीजन है। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, इसमें कॉर्डियन एंड P10 की म्यूटेशन होती है। अब हिस्टोपैथोलॉजिकली आपको वही रियर ट्यूमर है, और एडल्ट में ये होता है, कोई सेक्स प्रीडोमिनेंस नहीं है इसमें। ठीक है,
अच्छा जी। अब इसमें क्या है कि इसकी इटियोलॉजी जो है मैंने आपको पहले बता दी, कॉर्डियन के साथ इसकी जो है वो इटियोलॉजी आ जाती है, P10 की म्यूटेशन होगी। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है हिस्टोपैथोलॉजी है। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, डर्मिस के अंदर वेल सर्कमस्क्राइब्ड नोड्यूल मिलते हैं जिसमें हाइपरसेलुलरिटी हाइलिनाइज्ड कोलेजन बंडल जो कि सटोरी फॉर्म पैटर्न में होता है। सटोरी फॉर्म पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें कि जैसे व्हील के अराउंड अरेंजमेंट होती है, वूलन अपीयरेंस जो होती है, ये इसको सेटोरी फॉर्म पैटर्न कहते हैं। ये इसमें देखें हाइलिनाइजेशन आपको मेरी ये कोलेजन बंडल ज्यादा है और हाइपोसेलुलरिटी है, सेल्स ज्यादा नहीं है। ये सेटोरी फॉर्म पैटर्न आपको अदर दो इंपॉर्टेंट बिना जो है ट्यूमर्स में और मिलता है, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस में भी, और जो है डर्मेटोफाइब्रोमा में भी आपको जो सेलुलर वेरिएंट जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें भी सेटोरी फॉर्म पैटर्न होता है। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इसमें नाम से कॉलेजिनोमा है तो इसमें कॉलेजन ज्यादा है, ये हाइपोसेलुलर है। जबकि जो अदर टाइप है उसमें सेल जो है वो ज्यादा होते हैं, हाइपर सेलुलरिटी होती है, और उनमें फिर हमारे पास जो है फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके डिफरेंसेस जो है वो आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से पता चलेंगे। बस ये याद रखना है कि ये भी सर्टोरी फॉर्म पैटर्न में जो है अरेंजमेंट होती है, हाइपोसेलुलरिटी होती है, और बंडल जो है ब्लैंड स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं जो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। अब इसमें जो है प्लियोमॉर्फिज्म भी आपको दिख सकता है इसके उसमें, लेकिन इसमें मोस्टली जो आपका सेल्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड बिजार सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि जेंट सेल कोलंजिनोमा में जो है वो प्रेजेंट होंगे। और इसमें क्लिनिकल वही हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है, स्मॉल सोलेटरी एसिम्टोमेटिक पेप्यूल होंगे और ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट कहीं पे भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में वही एक्सीजन है। जिसमें याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि कॉर्डियन डिजीज के साथ इसकी जो है हमारे पास जो है एसोसिएशन है, और P10 म्यूटेशन जो है इसमें होती है, और एम जो है वो टॉर पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। बाकी जो नेक्स्ट है प्लियोमॉर्फिक फाइब्रोमा है। प्लियोमॉर्फिक फाइब्रोमा भी जो है बाकी ट्यूमर्स की तरह क्या है कि ये भी बिनाइन ट्यूमर है, डर्मल इन ओरिजिन है। इसका जो क्लोज डीडी आपका आता है फाइब्रो एपिथेलियल पॉलिप है, यानी फाइब्रो स्किन टैग्स की तरह जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्किन टैग्स की तरह होती है प्लियोमॉर्फिक फाइब्रोमा की। लेकिन हिस्टोलॉजिकली हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसमें हिस्टोलॉजिकली बिजार मोनो और हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब इसमें भी क्या है कि ये भी रेयर ट्यूमर्स होते हैं, एडल्ट में कॉमन होते हैं, कोई सेक्स प्रीडेलिकेशन भी नहीं है, इटियोलॉजी अननोन है। इसमें क्या है, एपिडर्मिस या तो नॉर्मल होगी पैथोलॉजी में, या क्या होगी कि एकेंथोसिस जो है वो शो करती है। इसकी जो डर्मिस होगी मेनली उसमें कॉलेजिनोसिस हो रही होती है वेस्कुलर स्ट्रोमा में, जिसमें बिजार मोनो एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं विद हाइपोक्रोमिक एंड प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई। माइटोटिक फिगर रेयर है क्योंकि ये मैलिग्नेंट नहीं है, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। हिस्टोलॉजिकली भी इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग वही है कि ये हमारे पास पॉलिप्स की तरह होते हैं। पॉलिप्स जो होते हैं मोस्टली फ्लेक्सर एरियाज पे ज्यादा होंगे, जो आपके स्किन टैग्स होते हैं ये भी, लेकिन इनकी वाइड एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन ये पेरी एनल एंड फेस पे जो है कॉमन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में वही सेम ट्रीटमेंट आपकी आ जाती है कि आपने इसको एक्सरसाइज ही करना है। इनमें लोकल जो है वो रिकरेंस टेंडेंसी जो होती है वेरी कम रेयर होती है। फिर एक्वायर्ड डिजिटल फाइब्रोकैरिटोमा है, अदर फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। एज नेम शो कर रहा है डिजिटल है, यानी कि इसमें आपके फिंगर एंड टोस की इन्वॉल्वमेंट होगी। फाइब्रोकैरिटोमा है, फाइब्रोब्लास्ट जो है उनकी प्रोलेफरेशन होगी एंड कोलेजन जो है वो डेपोजिशन इंक्रीज हो रही होगी। अब इसमें क्या है कि ये इनका जो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये रिएक्शन टू द ट्रोमा के बाद होंगे। तो ट्रोमा में हमने कहा था फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होंगे और वो मायोफाइब्रोब्लास्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट दोनों जो है वो आपको इंक्रीज मिलेंगे। अब इसमें कॉमन साइड जो है नेम में है डिजिटल इन्वॉल्वमेंट है, तो फिंगर एंड टोज ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। ओकेजनली आपको पाम एंड सोल की इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें मिल सकती है। इंसिडेंस वेरी लो है, एडल्ट जो है वो मोस्टली अफेक्ट होंगे, कोई सेक्स जो है इसमें ज्यादा डेलिकेशन नहीं है। अब इसमें भी पैथोलॉजी में क्या होगा कि इसकी पैथोलॉजी में आपको जो है, हाँ, पैथोलॉजी में कोलेजन बंडल होंगे इलास्टिक और थिन। क्या है, थिक कोलेजन बंडल के साथ आपको थिन इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं।
और वेस्कुलरिटी जो है वो इंक्रीज होगी, फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज होते हैं, और कोलेजन बंडल्स जो है वो एक कोलेजन बंडल में आपको जो है वो एडिमा मिलेगा, जिसकी वजह से वो सेपरेट हुआ होगा, और एपिडर्मस जो होती है इसमें नॉर्मल होगी, या कैंथोसिस एंड हाइपरकेराटोसिस जो है वो शो कर सकती है। अब इसमें जो है बेसिकली जो इसकी प्रेजेंटेशन है, सोलेटरी डोम शेप जो है नोड्यूलर लीजन होंगे, और सराउंडिंग बाय द रेड बेस होती है जो कि रेस्ड होगी, और इसमें अगर ये इनलार्ज होंगे तो जो है पेडिक्यूलेटेड हो सकते हैं, और इसके अलावा है इनकी सरफेस स्लाइटली वॉटी होती है जो फाइब्रोकेरिटोमा होगी। तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाता है वो वायरल वॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो है डर्मेटोफाइब्रोमास आ जाते हैं, सुपर न्यूमेरी जो डिजिट्स आ जाती हैं, एंक्यूटिनस हॉर्न है, और इसकी जो हिस्टोलॉजी होती है वो किनॉन ट्यूमर्स जो होते हैं जिसमें पेरी एंगल फाइब्रोसिस ट्यूबरस क्लोरोसिस में उसके साथ इसके जो है वो इम्पोर्टेंट जो है डीडीज में जो है वो आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में वही आपने सिंपल एक्सरसाइज जो है इसको करना होता है, सिंपल एक्सीजन जो है इसमें आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है वो नोड्यूलर फिशियाइटिस है। अब नोड्यूलोफिशियाइटिस जो है इसमें थोड़ा सा जो है इसकी वेरिएंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें नोड्यूलर फिशियाइटिस जो होता है ये इसमें डिफरेंस क्या है कि जितने पहले हमने ट्यूमर पढ़े हैं ये भी बिनाइन है, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये रैपिड इनलार्जिंग सबक्यूटेनियस नियोप्लाज्म है, यानी ये रैपिड ग्रोथ शो करता है। यहाँ पे इसकी रैपिड इनलार्जमेंट जो है वो होती है तो ये भी बिनाइन ही, लेकिन इसमें रैपिड प्रोलिफरेशन होती है किसकी, मायोफाइब्रोब्लास्ट की एंड फाइब्रोब्लास्ट की। इसीलिए ये हिस्टोलॉजिकली सार्कोमास के साथ जो है रिजेंबल करता है, लेकिन ये है सार्कोमा नहीं है, ये है बिनाइन ट्यूमर ही। अब इसमें सूडो सार्कोमेटस फेशियाइटिस एंड सूडो सार्कोमा फाइब्रोमेटोसिस जो होते हैं इसके अदर नेम्स हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो इनके वेरिएंट है, यहाँ पे तो उन्होंने कॉमन वेरिएंट दिए हैं जो इंट्रावेस्कुलर वेरिएंट है और क्रेनियल वेरिएंट है। इसके अलावा इसका मेटाप्लास्टिक जो है बोन हिस्टोलॉजिकली वेरिएंट अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पे है पैथोफिजियोलॉजी में मेटाप्लास्टिक इसका जो बोन वेरिएंट है आ जाता है, जिसे ऑसिफाइन फिशियाइटिस कहेंगे, जिसमें पेरियोस्टियम इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा इसके जो अदर है वो क्रेनियल फिशियाइटिस है। क्रेनियल फिशियाइटिस मोस्टली बच्चों में कॉमन होता है। इसके अलावा इसका जो है वो इंट्रावेस्कुलर है फिशियाइटिस है, जिसमें ब्लड वेसल का ल्यूमेन इन्वॉल्व हो सकता है। इंट्रा एपिडर्मल नोड्यूलर फिशियाइटिस इसका एक वेरिएंट है, और इंट्रा आर्टिकुलर इसका जो है वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो टोटल 5 वेरिएंट्स इसके जो है आते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन इंट्रावेस्कुलर एंड क्रेनियल वेरिएंट्स हैं। ये भी यंग एडल्ट में जो है वो कॉमन होंगे, लेकिन किसी भी एज में हो सकते हैं। जो इंट्रावेस्कुलर वेरिएंट है वो यंग एडल्ट में कॉमन होगा, और जो क्रेनियल वेरिएंट होता है वो लेस देन 2 years ऑफ द एज कॉमन होता है। मेल एंड फीमेल इक्वली जो है अफेक्टेड होंगे, लेकिन जो क्रेनियल वेरिएंट है उसमें लेस मेल जो है वो ज्यादा अफेक्टिव है। तो जो क्रेनियल वेरिएंट है वो लेस देन 2 years में होगा, और मेल ये इसमें डिफरेंट है, बाकी सारी बात जो है इसकी सेम है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में इसमें वही ट्रोमा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो भी क्रेनियल वेरिएंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है कि इसमें आपको रैपिड ग्रोइंग होती है, तो इसमें माइटोटिक रेट जो होगा वो वेरी हाई मिलेगा, इसीलिए आप इसको सार्कोमा के साथ जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। लेकिन फिर हम उसे डिफ्रेंशिएट इनके अमीनो हिस्टोकेमिकल केमिस्ट्री की मदद से जो है हम इसको जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरा क्या है कि इसमें ट्यूमर में फोकल सर्कमस्क्राइब्ड एंड कंपोस्ट ऑफ बंडल होंगे, और यूनिफॉर्म जो है फाइब्रोब्लास्ट होंगे, मायोफाइब्रोब्लास्ट होंगे, वही जो मैंने आपको पहले कहा कि पिंक साइटोप्लाज्म होगा, वेसिकुलर न्यूक्लाई होगा, एंड सिंगल स्मॉल न्यूक्लियस होता है। अब इसमें मेग्जॉइड चेंजेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। अब मेग्जॉइड चेंजेस क्या होती हैं कि एमॉर्फस एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उसे हम जो है जो कि बेजोफिलिक मटेरियल जो है स्लाइटली बेजोफिलिक होगा इन अ फाइब्रस स्टोमा में, उसे हम मेग्जॉइड चेंजेस जो है वो कहेंगे। तो इसमें आपको मेग्जॉइड चेंजेस जो है वो मिलेंगी। साथ में म्यूसिन डेपोजिशन जो होता है प्रोमिनेंट होता है। म्यूसिन कहाँ से फाइब्रोब्लास्ट से जो है म्यूसिन, जब भी फाइब्रोब्लास्ट की जो है ब्रेक डाउन होता है तो उससे म्यूसिन जो है वो रिमूव होता है, तो इसमें म्यूसिन डेपोजिशन भी आपको जो है वो मिलेगी। और
इसमें जो है एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूमरस स्मॉल डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं, और साथ में रेड ब्लड सेल्स आपको मिलेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको जो है वो डिफरेंट मिलेंगे, और कोलेजन बंडल की वजह से हाइलिनाइजेशन जो है वो आपको जो है वो मिल सकती है, और किलोइडल अपीयरेंस वगैरह। बाकी इसमें सब चीज़ें वैसी ही हैं। फिर हमने इसके वेरिएंट्स की बात की थी, जो मैंने आपको पहले कहा कि इसमें एक मेटाप्लास्टिक बोन ऑसिफाइन फेशियाइटिस आ जाता है, जिसमें पेरिओस्टियम जो है वो इन्वॉल्व होती है। फिर अगर जो है ये स्कैल्प के ऊपर प्रेजेंट होता है तो वो क्रेनियल फेशियाइटिस वेरिएंट होगा। ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन इन्वॉल्व होगी तो इंट्राल्यूमिनल फेशियाइटिस होगा। इंट्राडर्मल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और अराउंड द जॉइंट इंट्रा आर्टिकुलर जो है आपकी जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है इसी में कि ये पॉजिटिव होते हैं स्मूथ मसल एक्टिन एंड कैल्पोनिन जो आपका होता है उसके लिए पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव होंगे डेस्मिन के लिए, और एच कैल्डोसमन के लिए जो है ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है। अब इसमें अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाइब्रोमेटोसिस के साथ आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट जो है वो करते हैं। तो फाइब्रोमेटोसिस के साथ इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो न्यूक्लियर बी कैरोटीन पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें आपने जो न्यूड्यूलर फेशियाइटिस होगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला एक ये है कि ये जो है आपका पॉजिटिव है, एक्टिन के लिए पॉजिटिव है, और कैल्पोनिन के लिए एंड बी कैरोटीन के लिए जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। बाकी जो होंगे उनके लिए ये नेगेटिव होगा, जो दूसरे ट्यूमर मार्कर्स हैं। और एक इनकी लोकेशन जो है आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट आ जाती है। जीन में इसकी म्यूटेशन आपको मिलती है, MYH9USP जीन म्यूटेंट होता है इसमें। हिस्टोपैथोलॉजिकली रैपिड ग्रोइंग मासेस होते हैं बीनीथ द स्किन, लेकिन 1 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होते हैं। मोस्टली अपर एक्सट्रीमिटीज को जो है इन्वॉल्व करेंगे, जैसे फोर आर्म वगैरह है। इसके अलावा ऑर्बिट में, माउथ में भी जो है ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज हिस्ट्री में ये होगी कि इनकी जो हिस्ट्री पेशेंट देगा वो कहेगा कि लेस देन 2 वीक जो है इसकी जो है वो हिस्ट्री होगी, यानी इतने रैपिड ग्रोइंग होंगे कि कहेंगे कि 2 वीक के अंदर अंदर जो है हमें जो है ये जो है वो इनका जो है प्रेजेंटेशन होगी, लेस देन 2 वीक्स होंगी, रैपिड ग्रोइंग है। और दूसरा ये है कि रैपिड ग्रोइंग है तो हमारे पास मैलिग्नेंसी आएगा, और क्लिनिक जो है सार्कोमा कैसे है, इसलिए हम इसकी जो है वो करेंगे माइक्रो वो करेंगे, एक्सीजन करेंगे, और बायोप्सी जो है इसमें हम करवाएंगे, जिसमें हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगी। फिर इसमें यह है कि इसमें रैपिड जो इसकी इनकम्प्लीट सर्जिकल रिमूवल जो होगा तो उसमें जो है यूजुअली रेजोल्यूशन इज फॉर इनकम्प्लीट सर्जिकल, अगर रिमूवल भी करेंगे तो रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रिकरेंस जो है वो इतनी कॉमन नहीं होती है, और ट्रीटमेंट में वही सर्जिकल एक्सीजन आपने जो है वो करवाना होता है। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है फाइब्रस ओसियस सूडो ट्यूमर ऑफ डिजिट्स। इसमें भी जो है नेम ही शो कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट क्या होंगे, इतनी प्रोलिफरेशन होगी, ओसियस मतलब बोन फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड सूडो ट्यूमर यानी ट्रू ट्यूमर्स नहीं है, सूडो ट्यूमर ऑफ डिजिट यानी डिजिटल इन्वॉल्वमेंट ही होगी। तो ये भी क्या है कि रिएक्टिव मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होगी विद बोन फॉर्मेशन, ठीक है, एंड जो है ये डिजिट को इन्वॉल्व करेगा। सही। हिस्टोपैथोलॉजिकली ही आप इसको डिफ्रेंशिएट जो है वो कर सकते हैं। इंसिडेंस इसका जो है वो रेयर है, मेल में जो है मोस्ट कॉमन है, किसी भी एज में मेल जो है इसमें ज्यादा अफेक्ट होंगे एज कम्पेयर टू फीमेल। और जो इसमें भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इस ट्यूमर का वो ट्रोमा है। ठीक है, ट्रोमा की वजह से जो है ये फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। अब ये नेड्यूलर फिशाइटिस से कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे, कि बाकी सारा वही है कि इसमें आपको कोलेजन डिपॉजिट मिल रहे हैं, साथ में मैक्सोइड चेंजेस मिल रही हैं, फाइब्रोब्लास्ट मायोफाइब्रोब्लास्ट मिल रहे हैं। सिर्फ चेंज ये होगा कि इसमें आपको हिस्टोलॉजिकली ओस्टियोइड मिच्योर बोन के पार्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और एडिमेटस स्ट्रोमा मिल सकता है, वेस्कुलर प्रोलिफरेशन मिल सकती है। बाकी सारे इसके जो है इन सेम ही जो है फीचर्स हैं हिस्टोपैथोलॉजिकली। और ये इसकी ग्रोथ ये क्या होगा कि हिस्ट्री होगी कि रैपिडली ग्रोथ लीजन होंगे, लेकिन ये बोन के साथ अटैच नहीं होगी, वेरी हार्ड कंसिस्टेंसी देंगे। फिंगर जो होती हैं वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होंगी, उसके बाद टोज हैं। रिकरेंस इसमें नहीं होती, ट्रीटमेंट वही आपने सिंपल सर्जिकल रिमूवल इसमें जो है करवाना होता है। नेक्स्ट जो इसमें हाँ, इस्कीमिक फेशियाइटिस। अब इस्कीमिक फेशियाइटिस क्या होगा, इस्कीमिक फेशियाइटिस में जहाँ पे इस्कीमिया का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स की कोई ना कोई पैथोलॉजी हो रही है। तो इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में आपको फाइब्रोब्लास्ट मायोफाइब्रोब्लास्ट तो मिलेंगे, लेकिन साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं
उनमें भी आपको चेंजेस मिलती हैं, ठीक है। इस्कीमिया, जहाँ पे भी इस्कीमिया होता है मोस्टली वहाँ पे फेब्रॉइड नेक्रोसिस आपको मिलती है ब्लड वेसल्स की। तो इसमें वेसल्स की फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस जो होगी वो आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली मिलेगी, जिससे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि ये ओल्ड एज में कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम पढ़ें तो ये रिएक्टिव सूडोसार्कोमेटस फाइब्रोब्लास्ट या मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, जो ऑफ्टन रिजल्ट करती है एज अ अल्टरनेशन इन द लोकल सर्कुलेशन एंड सस्टेन प्रेशर इन अनमोबिलाइज्ड पेशेंट। यानी जो पेशेंट इमोबिलाइज्ड होंगे उनके जो ब्लड वेसल्स हैं, सर्कुलेशन है, उस पर प्रेशर होगा। एज अ रिजल्ट ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लो हो जाएगी और फाइब्रोब्लास्ट, तो ये भी क्या होगी, इंजरी हो गई ना, लोकल इंजरी हो गई। लोकल इंजरी की वजह से फाइब्रोब्लास्ट मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या होंगे, उनकी प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाएगी और वहां पे हमारे पास सबक्यूटेनियस मासेस जो है वो उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी, ये भी रेयर कंडीशन होती है। सही। इसमें भी जो है आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट वही सेम होगी, आपने सर्जिकल एक्सीजन कर देनी है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में वही ट्रोमा है या इमोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट मेन फैक्टर्स हैं। अब इसमें आपको जो आप इसमें आप जब हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो जो है आपको पुअरली सर्कमस्क्राइब्ड एरिया मिलेगा, जिसमें फाइब्रोसिस होगी, वेस्कुलर प्रोलिफरेशन होगी, नेक्रोसिस होगी, फोकल मिक्स एडिमा होगा, थ्रोम्बोस्ड ब्लड वेसल्स विद अ रीएनालाइजेशन होगी। वही फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपको जो है इसमें मेन चीज क्या होगी, ब्लड वेसल्स की फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगी और रीनालाइजेशन हो रही होगी। अब जहाँ पे थ्रोम्बोसिस है तो फोकल हेमोरेजिस भी आपको मिलेंगे, मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फ्लेमेशन आपको जो है वो मिलेगी, और बैकग्राउंड में आपको वेरियस नंबर ऑफ द स्पिंडल शेप सेल मिलते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट भी हो सकते हैं एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट भी जो है आपको मिल सकते हैं। और साथ में जो है माइटोटिक फिगर्स जो है इसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं। जहाँ पे माइटोटिक फिगर प्रोमिनेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक सबक्यूटेनियस मासेस होंगे और बोनी प्रोमिनेंस जो होती हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ट्रीटमेंट में आपने वही सर्जिकल एक्सीजन करवाना है। तो इस तरह जो है फेशियल जो है इस्कीमिक फेशियाइटिस के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो फाइब्रस हेमाटोमास ऑफ इन्फेंसी है। अब फाइब्रस हेमाटोमास ऑफ इन्फेंसी है, जैसे नेम शो कर रहा है कि ये बच्चों में होगा और फाइब्रस जो है जो है सबक्यूटेनियस लीजन फॉर्मेशन होगी। अब इसके हिस्टोपैथोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपने जो है उसको याद रखना है। और आगे जो है उसको हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में भी दूसरे ट्यूमर्स के साथ यूज करेंगे। अब बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन हम देखते हैं, ये भी बिनाइन लीजन है, फाइब्रोब्लास्टिक एंड मायोफाइब्रोब्लास्टिक लीजन्स हैं, डीप डर्मल है, सबक्यूटेनियस ट्यूमर है, बच्चों में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक। ये भी जो है वो रेयर ट्यूमर होते हैं, बच्चे लेस देन 2 years ऑफ द एज में प्रेजेंट कर सकते हैं, मेल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब इसमें मैंने आपको बोला हिस्टोपैथोलॉजिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एज नेम शो फाइब्रस, तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट होंगे या मायोफाइब्रोब्लास्ट होंगे। तो फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट मैंने आपको कहा कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। तो आपको बंडल ऑफ इंटरलेसिंग एलोंगेटेड ब्लैंड वेरी स्पिंडल शेप सेल्स मिलेंगे, जिसका वेरिएबल जो है कॉलिजीनियस बैकग्राउंड होगा, ठीक। जहां पे भी आपको फाइब्रोब्लास्ट तो आपको कॉलेजीनियस जो है वो बैकग्राउंड मिलता है। दूसरा इसमें एक दो तरह के 3 तरह के मेन सेल देना, ठीक। अदर जो टाइप ऑफ द सेल क्या होते हैं, वो नस्ट ऑफ द मोर इमेच्योर राउंडेड सेल्स विद फोकल मेग्जॉइड चेंजेस है, यानी एमॉर्फस मटेरियल पीछे होगा और इमेच्योर रेड राउंडेड सेल ने नस्ट बनाया होगा और मेच्योर एडिपोज टिश्यू मिलते हैं। ये 3 चीजें जो होती हैं, अगर आपको हिस्टोपैथोलॉजिकली एक बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, कोई भी जो है वो अच्छा, और इसकी जो इम्पोर्टेंट थिंग आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये लीजन जो होते हैं वो एक्सेला में, आर्म में एंड शोल्डर गर्डल में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 2 साल से कम होगी, एसिम्प्टोमेटिक सबक्यूटेनस मासेस आपको मिल रहे हैं, शोल्डर गर्डल इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप अगर इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे और आपको 3 तरह के सेल्स मिलते हैं, जिसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट विद कोलेजिनियस बैकग्राउंड मिल रहा है, नस्ट ऑफ द इमेच्योर राउंडेड सेल विद मेग्जॉइड चेंजेस मिल रही हैं और एडिपोज टिश्यू मिल रहा है, तो आपका जो डायग्नोसिस होगा वो फाइब्रस हेमाटोमा ऑफ इन्फेंसी है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये ट्यूमर जो होते हैं, आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये ट्यूमर एक्टिन और एस
S10 पॉजिटिव होंगे और S100 नेगेटिव होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिस्टोपैथोलॉजिकली फिर आप जो डर्मल इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर involved होंगे तो एक्सोक्राइन हाइपरप्लेजिया, पेपिलरी प्रोजेक्शंस जो है एंड मेरे ख्याल में हो सकता है उनकी शायद लाइट इन्होंने सीन तो किया है लाइट फिर में जो नेक्स्ट ट्यूमर है उसमें है कल्सर। ये भी बेसिकली क्या, जितने भी सॉफ्ट ट्यूमर है, मैंने पहले भी रिपीट किया है कि इसमें आपका क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन होती है वो सेम होती है। उसमें मोस्टली एसिम्टोमेटिक है, बिनाइन लीजन होते हैं और आपने ट्रीटमेंट में उसको एक्सरसाइज ही करना है वो आपको हेल्पफुल करती है। और हर और साइट आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी जो आप करवाते हैं बायोप्सी जो आप करवाएंगे तो उसमें आपको जो है वो उसको डेफिनेटिव डायग्नोस करेगी। और उसको हम क्यों करते हैं, मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए और फर्दर ट्रीटमेंट प्लान और फॉलोअप को जो है वो करने के लिए हम उसकी एक्सीजन एंड बायोप्सी जो है वो करवा रहे होते हैं। अब इसमें क्या है, बिनाइन है, सेल कम है, हाइपोसेलुलर है। डेंस कोलेजन के अंदर आपको कैल्सिफिकेशन भी मिलेगी। कैल्शियम जो कैल्सिफिकेशन होती है उसको देखने के दो स्टेन्स होते हैं, मोस्टली हम यूज करते हैं। एक एचएनई स्टेन है जिसमें कैल्सिफिकेशन ब्लू होगी, और एक वेनकोसा स्टेन होता है जिसमें कैल्सिफिकेशन आपको ब्लैक जो है वो दिखती है। साथ में क्या होगा, पैची मोनोन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट आपको जो है वो मिल रहे होंगे। अब इसमें जो इन्फ्लेमेशन और मायोफाइब्रोब्लास्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, कैल्सिफिकेशन आपको मिलेगी, हाइपोसेलुलर जो है सेल कम होंगे और डेंस कोलेजन बंडल मिलेंगे। ये तीन जो है इसके क्लिनिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल इसकी प्रेजेंटेशन है। फिर क्या है कि रेयर ट्यूमर है, मोस्टली बच्चों को, जैसे बच्चों को जो है ये ट्यूमर्स भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन एडल्ट में और यंग में भी जो है ये हो सकते हैं। फिर इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है, अब मैं आपको बताती हूँ। मेल फीमेल में इक्वल है। इसमें जो हाईलाइट करने वाली चीज है, इसमें ये CD34 पॉजिटिव है। अब CD34 बेसिकली क्या है कि ये मार्कर होता है फॉर हेमेटोपॉइनल फाइब्रोब्लास्ट होता है, और प्रीवियसली ये सोचा जाता था कि लिंक इन्फ्लेमेशन है। यहाँ भी मिलेगा फाइबर, ये जो है कैल्सिफाइंग फाइब्रस ट्यूमर में भी मिलेगा। आगे जो हमारे पास प्लाक लाइक CD34 ट्यूमर्स है उनमें भी आपको डर्मेटो मायोफाइब्रोमा है, डर्मेटो मायोफाइब्रोमा जो प्रोट्यूबरेंस सार्कोमा प्रोट्यूबरेंस है, उन सब में भी आपको जो है ये CD34 जो है ये पॉजिटिव मिलता है। तो फाइब्रोब्लास्ट का बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है CD34 के साथ। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगी हिस्टोपैथोलॉजिकली, आपको हैप हेजिड अरेंजमेंट होती है कोलेजन बंडल बंडल की, जिसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे और फोकल ऑफ कैल्सिफिकेशन मिलेंगे। एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोसाइट भी मिल सकते हैं एंड प्लाज्मा सेल भी मिल सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये CD34 पॉजिटिव होता है, एक्टिन के लिए पॉजिटिव है, एंड डेस्मिन, ये तीनों के लिए जो है ये ट्यूमर मार्कर जो है इसमें पॉजिटिव आते हैं। वही इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी, जो है लाइनस निड्यूल होते हैं जो डीपली सिचुएटेड होंगे, एसिम्टोमेटिक होंगे और कहीं पे भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक जो है साइट नहीं होती है। रिकरेंस इसमें रेयर होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपने वही सर्जिकल एक्साइज करना होता है। अब कैल्सिफाइंग एपोन्यूरोटिक फाइब्रोमा क्या होता है कि इसमें आपकी डिजिट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है होगी, जो आपका प्रीवियस, इसमें भी कैल्सिफिकेशन आपको मिलती है, फाइब्रोमा मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि ये जो कैल्सिफाइंग फाइब्रस ट्यूमर थे ये ऑल ओवर द बॉडी कहीं पे भी मिल सकते हैं, जबकि इनकी जो है ये ज्यादातर जो है वो हैंड पे जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक है, हैंड इनकी हैंड इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, ये इसका डिफरेंशिएशन पॉइंट इन दोनों में है। बाकी ये है, ये भी फाइब्रोब्लास्ट है, नोडुलर प्रोलिफरेशन इसमें हो रही होती है।
और साथ में क्या है, इसमें जो है आपको ब्लैंड स्पिंडल शेप सेल्स मिलते हैं और डिफरेंट स्टेज ऑफ कल्सिफिकेशन आपको जो है वो मिल रही होती है। ये रेयर ट्यूमर्स हैं, बच्चों में ये भी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे। और पैथोफिजियोलॉजी में आपको क्या है कि मल्टी न्यूडुलर पैटर्न मिलेगा, एलोंगेटेड स्केंटी पिंक साइटोप्लाज्म जो कि वेस्कुलर न्यूक्लियर एंड रियर माइटोटिक फिगर है। ये जो फीचर्स हैं ये आपको फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे, और कल्सिफिकेशन इसमें भी जो है आपको मिल रही होगी। और जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो पैलिसेडिंग करेंगे आपके जो कल्सिफिकेशन है उसको। ठीक है, कल्सिफिकेशन सेंटर में होगी, साइड में आपको ट्यूमर सेल मिल सकते हैं। फिर इसमें जो मैंने पहले कहा कि ये हैंड्स पे ज्यादा कॉमन होंगे, लेस कॉमनली फीट पे प्रेजेंट होंगे, अदर बॉडी पार्ट में भी प्रेजेंट होंगे, जिसमें नी, बैक एंड थाइज बॉल्ड हो सकती हैं। एसिम्टोमेटिक है, मल्टीपल एक्सेप्शनल केसेस में हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली सॉलिटरी ट्यूमर्स होते हैं। अब इनमें रिकरेंस कॉमन होती है 50% ऑफ द केसेस में, लेकिन मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ट्रीटमेंट इसमें भी आपने सर्जिकल एक्सरसाइज ही इनको करना होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर आ जाता है, डर्मेटोमायोफाइब्रोमा है। डर्मेटोमायोफाइब्रोमा नाम नेम से ही शो है कि डर्मिस के अंदर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलेफ्रेशन हो रही होगी, तो ये भी बिनाइन ट्यूमर है। इसमें भी डर्मल सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होगा, वही मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलेफ्रेशन हो रही होगी। फाइब्रोमेटोसिस के साथ ये मिमिक कर सकता है। अब इसके साथ क्या है कि रेयर ट्यूमर्स होते हैं बच्चों में, जो है वो हमारे पास यंग एडल्ट में है, लेकिन बच्चों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये फीमेल में जो है वो ज्यादा कॉमन होते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि जब इसको आप लो पावर के ऊपर जो है वो एग्जामिन करेंगे ना, हम्म अब इसको जब हम लो पावर पे जो है वो एग्जामिन करते हैं, तो इसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होंगे वो पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है, वही ब्लैंड सेल्स होते हैं जो कि मायोफाइब्रोब्लास्ट होंगे, माइटोटिक फिगर रेयर होगी, एडिनेक्सा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका जो इम्पोर्टेंट एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है ना, वो आपको अगर हेमरिज प्रेजेंट होगा, यानी मायोफाइब्रोब्लास्ट होंगे साथ में हेमरिज प्रेजेंट होगा, तो वो मिमिक करता है प्लाक स्टेज कैपोसी सार्कोमा के साथ। तो इसका हिस्टोपैथोलॉजिकली डर्मेटोमायोफाइब्रोमा का जो डीडी होता है वो प्लाक स्टेज कैपोसी सार्कोमा होता है। ठीक है, ये है। लेकिन फिर जो कैपोसी सार्कोमा है उसका ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 के साथ एसोसिएशन होता है। और दूसरा फिर हम क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कैपोसी के साथ, कि इसमें एक्टिन एंड कैल्पनिन जो है वो पॉजिटिव होगा, और इसमें जो है CD34 भी जो है वो 20% ऑफ द केसेस में पॉजिटिव हमें जो है वो मिलेगा। और फिर इसका आ जाता है वही इसकी जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स भी जो है वही सोलेटरी एसिम्टोमेटिक स्किन लीजन होंगे, हाइपोपिगमेंटेड प्लाक हो सकते हैं, लेस देन 4 सेंटीमीटर है, रिकरेंस इसमें नहीं होती है, और सर्जिकल एक्सरसाइज आपने करना होता है। तो डर्मेटोमायोफाइब्रोमा में क्या होगा कि जो आपका होता है हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन जो होती है वो प्लाक लाइक कैपोसी सार्कोमा है, और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब फीचर्स जो थे वो सेम थे। अब प्लाक लाइक CD34 डर्मल फाइब्रोमा है। अब ये क्या होते हैं, ये भी जो है रेयर लीजन होते हैं जो सुपरफिशियल डर्मल को इन्वॉल्व करेंगे, और इसमें प्लाक लाइक प्रोलेफ्रेशन होती है फाइब्रोब्लास्ट की, एंड नॉट फाइब्रोब्लास्ट की ना। अच्छा, सही। फिर उसके बाद क्या है कि ये भी हमारे पास जो है वो रेयर ट्यूमर्स आ जाते हैं। एज को किसी भी एज को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन जो है बच्चे और जो एडल्ट हैं वो ज़्यादा जो है वो इससे अफेक्ट होंगे। और इसके अलावा जो है फीमेल में जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है एज कम्पेयर टू मेल। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी एपिडर्मिस होगी ना, या तो वो अनरिमार्केबल होगी, नॉर्मल होगी, या स्लाइटली फ्लैट होगी हिस्टोपैथोलॉजिकली। इसमें भी आपके बंडल ऑफ द स्पिंडल शेप सेल होंगे जो प्लाक लाइक डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, और ये भी CD34 पॉजिटिव होगा और S100 नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर 13A है। फैक्टर 13A जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे भी, और जब हम डर्मेटोफाइब्रोमा पढ़ेंगे उसमें भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अब बेसिकली क्या होगा कि इसका डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस जो होता है
उसके साथ हिस्टोलॉजिकली इसकी कंडीशन ये रिजेंबल कर रहा है ना, तो उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जो CD34 होता है वो डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये फैक्टर नंबर 13A जो होगा ये डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस में नेगेटिव होता है, जो कि इसमें पॉजिटिव होगा। तो इस फैक्टर 13A से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा फैक्टर है जो डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस में नेगेटिव होता है, वो फैक्टर नंबर 13A जो है वो आ जाता है। पेज इसमें प्लाक लाइक में आपको है, इसमें बस ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट थी। और दूसरा ये है कि जब हम डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोट्यूबरेंस पढ़ेंगे उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसमें ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 17 एंड 22 की। फिर वो जब हम उसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। बस यहाँ तक ये चीज़ आप दो याद रखें कि इन दोनों में ये डिफरेंसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रेजेंटेशन जो आपकी होती है प्लाक लाइक, इनमें जो होती है मोस्टली ट्रंक एंड लिम्ब आपका इन्वॉल्व होता है। आपका लीजन जो होगा वो राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, और एट्रोफिक अपीयरेंस भी शो कर सकता है, येलो रेड अपीयरेंस भी हो सकती है। और ये बिनाइन लीजन होंगे, रिकरेंस इसमें कॉमन नहीं है। ट्रीटमेंट वही आपकी सर्जिकल एक्सीजन आ जाती है। अब नेक्स्ट जो दो टॉपिक हैं ये दूसरे से दोनों जो ट्यूमर्स हैं रिजेंबल करते हैं, और फिर मैं बताऊंगी इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा है और दूसरा इसका सेलुलर एंजियोफाइब्रोमा है। ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है आप रख सकते स्वेलिंग में कोई नड्यूल मिल रहा है आपको, उधर एरिया में मिल रहा है। इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। इसके अलावा क्या होगा कि ये हमारे पास जो है इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यहाँ पे इस लाइन में लिखा है सेलुलर एंजियोफाइब्रोमा से और एग्रेसिव एंजियोमेक्सिडीमा से हमें इसे डिफरेंशिएट करना होता है। रेयर है। इसमें हमारे पास जो यंग एडल्ट है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। फीमेल क्यों ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, क्योंकि ये जो ट्यूमर होते हैं आगे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, नीचे अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो ये ट्यूमर पॉजिटिव होते हैं फोडेस्मिन के लिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के लिए। इसलिए फीमेल जो होती हैं उनकी वेल्वा की इन्वॉल्वमेंट इनमें ज़्यादा कॉमन होती है। अब लीजन जो होते हैं वेल सर्कमस्क्राइब्ड आपको हिस्टोपैथोलॉजी में मिलेंगे, स्पिंडल शेप वही आपको फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे, मैक्सॉइड चेंजेस होंगी, डायलेटेड ब्लड वेसल्स है, एंजियोमेटोसिस जहाँ पे आ गया तो डायलेटेड ब्लड वेसल्स आपको मिलेंगे। साथ में माइटोटिक फिगर्स इतने प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि स्लो ग्रोइंग है, मेलिग्नेंसी को शो नहीं करेंगे। और कलेक्शन ऑफ द मेच्योर एडिपोसाइट आपको इसमें मिल सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मार्कर से हम जो है इन दोनों को एंजियो सेलुलर वाले को और जो एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा को डिफरेंशिएट करते हैं। अब दोनों में पॉजिटिव जो होगा जो है जो आपका डेस्मिन है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑलमोस्ट दोनों में ही जो है पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपका एक्टिन जो होता है वो भी पॉजिटिव होगा और CD34 भी पॉजिटिव होता है। जबकि एंजियो फैब्रो जो आपका सेलुलर फॉर्म होती है ना, उसमें वो जो फीमेल वाले होंगे उसमें एक्टिन एंड डेस्मोसिन नेगेटिव होंगे, लेकिन मेल में जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो एक्टिन डेस्मोसिन जो होता है वो सेलुलर में नेगेटिव होगा और एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा में पॉजिटिव आता है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि वल्वा को इन्वॉल्व करते हैं, मेल में स्क्रूटम इन्वॉल्व हो सकता है, सबक्यूटेनस एसिम्प्टोमेटिक मासेस होते हैं लेस देन 5 सेंटीमीटर, और अगर लार्जर होंगे तो जो है वो पेंडिकुलेटेड हो सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है, अच्छा ये जो अभी दो बिनाइन ट्यूमर्स हम पढ़ेंगे, एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा एंड सेलुलर एंजियोफाइब्रोमा, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ साइट के ऊपर जो है ये इम्पॉर्टेंट है।
लाइक एंजियोफाइब्रोब्लास्टोमा और सेलुलर एंजियोफाइब्रोब्लास्टोमा जो होंगे, इनका बिनाइन लीजन होते हैं और पेल्विस एंड पेरिनियम जो है इनमें इन्वॉल्वमेंट होगी। पर्टिकुलरली जो फीमेल में है वेल्वा इन्वॉल्वमेंट होती है और मेल में स्क्रूटम इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें हो रही होती है। अब इसमें जो है डिफरेंशियल एक दूसरे से डिफरेंशियल पॉइंट ये है, हिस्टोपैथोलॉजिकली हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जो सेलुलर फॉर्म है उसमें सेलुलर और जो आपकी ब्लड वेसल इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा। और कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। अब ये जो एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा है ये भी रेयर ट्यूमर है, ये मेल मिडिल एज फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू एल्डरी फीमेल को। फीमेल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एज कम्पेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये ट्यूमर जो होता है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव होता है, रिसेप्टर्स के लिए पॉजिटिव ट्यूमर है। हिस्टोपैथोलॉजिकली आपको जो है वेल सर्कमस्क्राइब्ड जो है लीजन्स मिलेंगे, जो मिक्सचर होगा राउंड स्पिंडल शेप सेल्स यानी मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट होंगे, मेक्सॉइड चेंजेस आपको मिलेंगी और एडिमेटस स्ट्रोमा मिलेगा। और ब्लड वेसल्स जो होंगी इसमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स आपको जो है वो दिखेंगी और डायलेटेड वेस्कुलर चैनल्स होंगे। माइटोटिक फिगर इतनी एक्टिविटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है इसमें क्योंकि ये बिनाइन लीजन्स हैं और इसमें कलेक्शन ऑफ द मेच्योर एडिपोसाइट मिलेंगे। अब ये जो पैराग्राफ है इसका साइटोलॉजी एटीपिया भी हो सकता है, डिजनरेशन। और अब इसमें जो ट्यूमर सेल्स जो होते हैं पॉजिटिव फॉर डेस्मिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर होंगे। ऑल्सो ये पॉजिटिव होता है फॉर एक्टिन के लिए, स्मूथ मसल एक्टिन के लिए और CD34 के लिए। अब यहाँ पे अगर आप इसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो अदर टॉपिक है सेलुलर एंजियो फाइब्रोमा में अगर यहाँ पे देखें तो वो भी पॉजिटिव होगा CD34 के लिए। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्टिन एंड डेस्मोसिन नेगेटिव होता है इन फीमेल केसेस में। मेल में पॉजिटिव हो सकता है मेल वेरिएंट, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास मस्कुलर मार्कर इंक्लूडिंग एक्टिन एंड डेस्मिन जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसमें क्या है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपको पेशेंट जो होंगे इसमें मेनली वेल्वा इन्वॉल्व होगा और मेल में जो है स्क्रूटम इन्वॉल्व होगा और सबक्यूटेनियस एसिम्प्टोमेटिक आपको नोड्यूल मिलते हैं जो लेस देन 5 सेंटीमीटर होंगे। अगर ये लीजन लार्ज हो जाएंगे तो पेडिकुलेटेड हो सकते हैं। अब इसकी क्या है कि प्रोग्नोसिस इसकी जो है वो गुड प्रोग्नोसिस है क्योंकि बिनाइन लीजन है और लोकल रिकरेंस नहीं होती है। सिर्फ एक केस जो है उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई है, ओनली वन केस में। वैसे ये बिनाइन ट्यूमर है, इतनी इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फिर इसमें आपका आ जाता है ट्रीटमेंट में, वही आपने क्या है सिंपल जो है वो एक्सीजन इसको करना है, सिंपल एक्सरसाइज कर देंगे ट्यूमर को। फिर नेक्स्ट जो इसका जो क्लोज टीडी हमने कहा सेलुलर एंजियोफाइब्रोमा है। सेलुलर एंजियोफाइब्रोमा भी क्या है कि बिनाइन नियोप्लाज्म है, ये भी वेल्वा को मोस्टली फीमेल में इन्वॉल्व करेगा। अगर मेल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें स्क्रूटम एंड इंग्वाइनल सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है। अब इसमें जो है यहाँ पे ये चीज़ इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट थी। बाकी ये भी जो है रेयर कंडीशन है, यंग एडल्ट को इन्वॉल्व करेगा, वही फीमेल प्रीडोमिनेंस है। अब इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकली कुछ डिफरेंस होता है। क्या होगा कि इसमें शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड बट अनकैप्सुलेटेड एरिया होगा जिसमें ब्लैंड स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, वही इल डिफाइंड पेल साइटोप्लाज्म होगा, पिंक साइटोप्लाज्म यानी मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे और बंडल जो होंगे वो डिफरेंट डिग्री ऑफ द सेलुलरिटी को जो है वो शो कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में आपको थिन कोलेजन बंडल मिल रहे होते हैं। इसमें मीडियम एंड लार्ज वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ये ब्लड वेसल जो होती हैं उनमें आपको हेमरिज मिल सकता है, थ्रोम्बोसिस मिल सकती है, हाइलिनाइजेशन मिल सकती है एंड हिमोसिड्रीन डेपोजिशन जो है वो मिल सकती है। तो इसमें सेल भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, इसके अलावा साथ में मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आपको मिलेंगे और ब्लड वेसल्स की भी इन्वॉल्वमेंट जो होती है और ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपका एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा से। फिर मैंने पहले कहा कि इसमें जो डिफ्रेंशिएशन हम मेन करते हैं वो आपका इसके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री फाइंडिंग पर होता है। CD34 ये पॉजिटिव होता है और ये एक्टिन एंड डेस्मोसिन नेगेटिव होगा फीमेल केसेस में, जबकि आपका एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा पॉजिटिव होगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों पॉजिटिव होंगे एंड CD34 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर मेल इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें एक्टिन एंड डेस्मोसिन भी जो है वो पॉजिटिव होगी। तो मेल में हम इतना डिफ्रेंशिएट दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज़ें इसमें मेल में पॉजिटिव आएंगी जो कि आपका
एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा थी, लेकिन फीमेल में आप जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि सेलुलर जो वेरिएंट होगा उसमें आपका फीमेल में एक्टिन एंडेस्मिन नेगेटिव होता है। फिर इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, जीन इन्वॉल्वमेंट है, RB1 जीन इन्वॉल्वमेंट होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 13q14 पे, जो कि आपका जो है एंजियोमायोफाइब्रोब्लास्टोमा में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। फिर वही इसकी हिस्टोलॉजिकली हिस्ट्री प्रेजेंटेशन वही सेम है कि स्मॉल वेल सर्कमस्क्राइब एसिम्प्टोमेटिक सबक्यूटेनियस नोड्यूल होंगे। हाँ, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, अगर मेल में ये लार्जर हो जाएंगे तो हाइड्रोसील एंड हर्निया जो है वो कॉज करवा रहे होते हैं। अब इनमें क्या होती है, अगर इनकी हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो रिकरेंस में जो है वो नहीं होती है, लेकिन इनमें एटीपिया और सार्कोमेटस जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिखने में आई है। तो इसीलिए आपको फॉलोअप जो है इसको करना होता है जो है रिपीटेडली, और ट्रीटमेंट वही आपने इसका सर्जिकल एक्सीजन करना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है अलास्टोफाइब्रोमा है। अलास्टोफाइब्रोमा जो है नाम जैसे शो कर रहा है कि इसमें एलास्टिन जो होंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजिन की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जो है बेसिकली एलास्टोफाइब्रोमा है क्या है, इसमें हमारे पास रिएक्टिव प्रोबेबली डीजनरेशन होती है जो इलास्टिन फाइबर होती है उनकी इन अ डीप टिश्यू में, और ये अराउंड द शोल्डर प्रेजेंट होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है कि ये शोल्डर के अराउंड इलास्टिन क्या होंगे, उन इलास्टिन फाइबर्स की डीजनरेशन जो है वो हो रही होती है। अब इसमें क्या होगा कि आपको ये क्रोमोसोमल अल्टरनेशन की वजह से जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें इंसिडेंस जो है ये आपको क्लिनिकली जो होता है ना वो आपको ये प्रेजेंट नहीं करता है। इंसिडेंटली जो है वो आप जब सीटी स्कैन करवाएंगे उस पे आपको जो है 2% जो पर्सन में जो है डायग्नोस्ड हुआ है जिनकी एज 60 से ज़्यादा थी, और 16% एडल्ट एटॉप्सीज के ऊपर जो है वो डायग्नोस्ड हुए थे जिनकी एज ग्रेटर देन 55 ईयर्स थी। तो इनमें आपका सबक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती है, सीटी स्कैन पे इंसिडेंटल आपको जो है वो फाइंडिंग मिल सकती है। मोस्ट कॉमन ओल्डर एज में ये होता है, को मेल एंड फीमेल इक्वली इसमें जो है वो अफेक्टेड होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रोमा के साथ इसका जो है एसोसिएशन आ जाता है मोस्टली। अब इसमें हमारे पास जेनेटिक में भी इसमें कोई इतने खास चीज़ नहीं थी। हाँ, इसमें क्रोमोसोमल अल्टरनेशन होती है XQ12 एंड Q22 की, बाकी इसकी जीन्स में भी कोई खास जीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर इसकी जो है नेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें पैथोलॉजी में आपको जो है मासेस ऑफ पुअरली सर्कमस्क्राइब हाइपोसेलुलर हेलिनाइज कोलेजिन होंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि इसमें अजीनोफिलिक इलास्टिक फाइबर आपको थिक मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें, बाकी चीज़ तो वही है। सेल भी जो है वो आपको हाइपोसेलुलर है जिसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट होंगे, कोलेजिन होंगे, लेकिन जहाँ पे आपको थिक अजीनोफिलिक इलास्टिन फाइबर्स जो है वो मिलेंगे, वो इसका जो है मोस्ट जो है फीचर है। और दूसरा ये है फाइबर जो होते हैं वो बीडेड एंड फ्रेगमेंटेड जो है वो हो सकते हैं। सही, ये इसमें जो है इसका हिस्टोलॉजिकली बस ये डिफरेंस है कि ये आपको शोल्डर पे मोस्टली मिलते हैं और इसमें आपको हिस्टो में एजिनोफिलिक इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं। बाकी क्या है कि वही एसिम्प्टोमेटिक हिस्ट्री में प्रेजेंटेशन में एसिम्प्टोमेटिक स्लो ग्रोइंग मासेस होते हैं जो अपर ट्रंक को इन्वॉल्व करते हैं। पेन वेरी रेयर है। अगर इंटरनल ऑर्गन जो इन्वॉल्व होगा तब आपको पेन महसूस हो सकती है, वैसे नहीं है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, रियरली जो है मल्टीपल भी हो सकते हैं, बायलैटरल एंड सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। रिकरेंस इसमें इतनी कॉमन नहीं है, सिंपल आपने इसको एक्साइज करना होता है। एक्सीजन जो होती है इसकी ट्रीटमेंट है। फिर इंक्लूजन बॉडी डिजिटल फाइब्रोमेटोसिस जो है वो अदर टॉपिक है। इंक्लूजन बॉडी फाइब्रोमेटोसिस, अब जो इंक्लूजन बॉडी फाइब्रोमेटोसिस है, नाम ही से शो है कि डिजिट्स मेनली इसमें इन्वॉल्व होगी। अब इसमें इंक्लूजन बॉडीज क्या होंगी, इसमें ये भी हमारे पास बिनाइन लीजन होते हैं जिसमें फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो रही होती है जो मोस्टली आपके फिंगर एंड टो को इन्वॉल्व करती हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा कि जो सेल हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट या मायोफाइब्रोब्लास्ट या दूसरे जो सेल्स होंगे उसमें आपको ब्राइट राउंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक अजीनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज जो है वो मिलती हैं। इनसाइड द सेल आपको ब्राइट रेड इंट्रासेलुलर इजिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं। अब ये आपका जो होगा 2% ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं बच्चों में जो है ये कॉमन होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द एज भी हो सकते हैं, और एडल्ट में जो है वो इसके रेयर केसेस आपको मिल सकते हैं। मेल फीमेल इक्वली अफेक्टेड होती हैं। पैथोलॉजी में आपको जो है वो मोनोमॉर्फिक
हिस्टोपैथोलॉजी में मोनोमॉर्फिक बंडल ऑफ द मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो डर्मिस में होंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में होंगे, और साथ में इंक्लूजन बॉडीज आपको इनसाइड द साइटोप्लाज्म मिलती है। एक इसकी ये हिस्टोलॉजी में जो है ये डिफरेंस है, ठीक है। जैसे इसमें है बंडल्स ऑफ द आपको मायोफाइब्रोब्लास्ट है, और इनसाइड द सेल आपको ये इंक्लूजन बॉडी है, न्यूमरस इंक्लूजन एजिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडी होगी, जो पास स्टेन जो होती है पॉजिटिव होती हैं, और जो है वो एक हमारे पास मेसन ट्रैकोम स्ट्रेन जो होता है, इस पे ये रेड कलर की आपको दिखती हैं, यहाँ पे ये इंक्लूजन बॉडी आपको मल्टीपल दिखेंगी इनसाइड द सेल, और इसमें कोई इतना नहीं। फिर हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में क्या है, यही लीजन जो होते हैं वो स्मॉल मल्टी निड्यूलर होते हैं, जो कि आपके मेनली प्रेजेंट होंगे डॉर्सल लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट पे। इसमें थंब इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यही जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ना, फाइब्रोमा ऑफ टेंडन शीट, उससे डिफरेंशिएशन पॉइंट है ही ये जो आपका इंक्लूजन बॉडी और डिजिटल फाइब्रोमा होते हैं, ये आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, बिग टो की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जबकि फाइब्रोमा ऑफ टेंडन शीट जो होते हैं वो आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टो फिंगर्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। तो इन दोनों के एक दूसरे से थर्ड फिंगर दोनों में इन्वॉल्व होगी, लेकिन अगर थंब की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आप कहेंगे ये इंक्लूजन बॉडी डिजिटल फाइब्रोमा नहीं है, ये आपका फाइब्रोमा ऑफ टेंडन शीट है, क्योंकि इसमें आपकी थंब की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हाईलाइट कर लें। इसके अलावा जो है ओवर द न्यू लीजन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप हो सकते हैं। अदर साइड में, लेग में, आर्म पे एंड ब्रेस्ट में भी आपको लीजन मिल सकते हैं। अब ये इसकी प्रोग्नोसिस ये है कि स्पॉन्टेनियसली रिग्रेशन भी हो सकती है, लेकिन 25% ऑफ द केसेस में रिकरेंस होती है। ट्रीटमेंट में वही आपने सिंपल जो है वो एक्सीजन करनी होती है, क्योंकि ये लीजन आपके फंक्शन के साथ जो है वो इंटरफियर कर रहा होता है। और फिर जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आ जाता है वो फाइब्रोमा ऑफ टेंडन शीट है, यानी टेंडन शीट के ऊपर प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट होगी, और डिजिट ही जो है इसमें भी इन्वॉल्व होगी। अब इसमें क्या है, ये भी जो है सर्कमस्क्राइब्ड फाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर होते हैं, जो कि आपके डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में मेनली जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसमें भी रेयर ट्यूमर्स हैं। टेंडन शीट जो होती है वो यंग एडल्ट, मिडिल एज को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेल फीमेल दोनों इक्वली अफेक्ट होंगे। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो मल्टी लोब्यूलेटेड वेल सर्कमस्क्राइब्ड जो है वो सेल ऑफ पुअर सेल एरियाज जो है प्रेजेंट होंगे, और हेलेनाइज स्ट्रोमा होंगे, और इसमें आपको स्ट्रोमल क्लेफ्टिंग वगैरह मिलेगी, और वो स्पिंडल शेप है, स्केंटी साइटोप्लाज्म, मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट आपको मेक्सोइड चेंजेस वगैरह मिलेंगी, और कोई भी इसमें वही जो आपका बाकी ट्यूमर की पैथोलॉजी है सेम वैसी ही इसकी हिस्टोपैथोलॉजी आपको मिल सकती है। इसमें ट्रांसलोकेशन टू 11 और Q31 to 32 एंड Q12 की जो है वो हो सकती है, ये इतना कोई खास इसकी ये नहीं है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेशन में वही स्लो ग्रोइंग एसिम्प्टोमेटिक ट्यूमर होते हैं, जो डिस्टल एंड अपर लिम में होंगे, और इसमें आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिंगर जो है वो इन्वॉल्व होती है। साथ में आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स भी जो है वो मिल सकते हैं, और फुट जो है वो लीस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगा। रिकरेंस इसमें 20% आती है, और सिंपल एक्सीजन जो है वो हमने इसमें करना होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल करते हैं इंशाल्लाह।